बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहेवियर के चैप्टर में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। एनिमल्स के पास जो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेथड्स होते हैं दैट इंक्लूड नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। Internal mechanisms, proximate causes that include the nervous system and the endocrine system regulate animal behavior। यानी बेसिकली एनिमल को किसी टाइम पे जो स्टिमुलस मिलता है उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करता है, दैट इज़ अ टेम्पररी प्रोसेस, उसको हम प्रॉक्सिमेट कॉज ही कहेंगे। These systems receive information from external environment via the sensory organs, process that information involving the brain and the endocrine glands, and initiate the responses in terms of motor patterns or changes in the operations of the internal organs। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से कोई भी स्टिमुलस अगर आता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ट्रिगर करती है एनिमल को, बाहर से स्टिमुलस की फॉर्म में आती है, तो सिंपली जो है एनिमल उसकी चीज़ के बारे में डिसाइड करता है कि आइदर इसको नर्वस सिस्टम से या एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल किया जाए। अगर नर्वस सिस्टम उसको रिस्पॉन्स करता है तो फ़ौरन जो है वो मोटर पैटर्न्स के तरीके से उसको चेंज कर दिया जाता है, यानी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है उसको ब्रेन इंटीग्रेट करता है और उसके अगेंस्ट मोटर रिस्पॉन्सेज देता है। जबकि जब कोई भी ऐसा स्टिमुलस आता है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से रेलेवेंट है, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर एक ऑपरेशंस का एक सिलसिला शुरू कर देता है या मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स के थ्रू उसको हार्मोनली कंट्रोल किया जाता है। इन जनरल द नर्वस सिस्टम मीडिएट्स मोर स्पेसिफिक एंड रैपिड रिस्पॉन्सेज व्हाइल द एंडोक्राइन सिस्टम मॉनिटर्स स्लोअर मोर जनरल प्रोसेसेस। तो इसमें हम एक एक करके देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेट करता है और एंडोक्राइन सिस्टम का क्या मेथड है। द गोल हेयर इज़ टू एग्जामिन द वेज इन विच द नर्वस सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन बिहेवियर। इसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो डिटरमिन ये किया जाना है कि नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे अपना रोल प्ले करता है, कैसे वो स्टिमुलस को फ़िल्टर करता है। तो पहले जैसे हम पढ़ चुके हैं कि मुख्तलिफ ऐसे स्टिमुलाई होते हैं जिनको अल्टीमेटली एनिमल जो है वो अनइम्पॉर्टेंट फ़ील करना शुरू कर देते हैं और उनको रिस्पॉन्स देना ज़रूरी नहीं समझते। तो उस मकसद के लिए नर्वस सिस्टम में एक स्टिमुलस फ़िल्टर होता है जिसमें ये देखा जाता है कि आया किस स्टिमुलस को प्रेफरेंस देनी है और किस को जो है वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना है और किस को किस हद तक करना है, और अल्टीमेटली कि किन स्टिमुलाई को जो है अनइम्पॉर्टेंट वैल्यू देनी है और उनको रिस्पॉन्स नहीं करना। स्टिमुलाई फ्रॉम मैनी सोर्सेज कॉन्टीन्यूसली बम्बार्ड ईच ऑर्गेनिज्म। यानी हर वक्त एक ऑर्गेनिज्म को फेस करना पड़ते हैं, हर तरफ से उसको मुख्तलिफ स्टिमुलाई रिसीव हो रहे होते हैं। द सेंसरी ऑर्गन्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द एनिमल ब्लॉक इनकमिंग स्टिमुलाई दैट आर अनइम्पॉर्टेंट और इररिलेवेंट। The information that passes through the sensory filters is then sorted and processed within the nervous system to ensure the appropriate responses। यानी बेसिकली कैटेगराइज कर लिया जाता है नर्वस सिस्टम के अंदर किसी भी स्टिमुलस को कि किसको प्रेफरेंस देनी है, किसको जो है वो मीडियम कैटेगरी पे रखना है और किसको बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट कर देना है, जिनको रिस्पॉन्स नहीं दिए जाने। द मैनर इन विच ब्लो फ्लाइज इलस्ट्रेट हाउ द नर्वस सिस्टम मीडिएट्स बिहेवियर। ब्लो फ्लाइज की एक एग्जांपल दी गई है कि किस तरीके से उनके अंदर नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है एक बिहेवियर पैटर्न को। द ब्लो फ्लाई हैज़ स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर्स ऑन इट्स फीट। अब ये फ्लाई जो है बेसिकली इसके फीट के अंदर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि उसकी फूड को परसेप्शन करने के लिए उसके पास मौजूद हैं। एज द फ्लाई मूव्स अराउंड एंड एनकाउंटर्स डिफरेंट सबस्ट्रेट्स द रिसेप्टर्स कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टन शुगर्स। यानी जब वो मुख्तलिफ सबस्ट्रेटम के ऊपर चलती है और चलते चलते उसको कहीं पे कुछ स्पेसिफिक शुगर्स फील होती हैं जिसको वो परसीव कर लेते हैं, उसके फीड के ऊपर रिसेप्टर्स जो मौजूद हैं उनके थ्रू फील कर लिया जाता है, तो वहाँ से वो फीडिंग स्टार्ट कर देती है। द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फीड इज प्रोसेस्ड इन द फ्लाइज नर्वस सिस्टम एंड रिजल्ट्स इन द एक्सटेंशन ऑफ प्रोबॉसिस विच इन टर्न स्टिमुलेट्स द ओरल टेस्ट रिसेप्टर्स एंड फ्लाई बिगिंस टू फीड। यानी एक फ्लाई जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर चल रही है, अल्टीमेटली कि उसको कुछ ना कुछ शुगर्स की इंडिकेशन मिलती है, उसके रिसेप्टर्स जो हैं फीड के ऊपर मौजूद हैं, वो फील करते हैं कि ख़ास किस्म के शुगर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मौजूद हैं जिनको ऊपर फीड किया जा सकता है। वो जो सेंसरी स्टिमुलाई हैं वो उसके फीड से जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं उसके ब्रेन को, वहाँ पे उसको मॉडिफाई किया जाता है और फिर उसके नतीजे में रिस्पांस वो क्या देती है कि उसकी प्रोबॉसिस यानी उसके माउथ पार्ट जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो उसको फूड वहाँ से लेना स्टार्ट कर देती है, ओरल रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। हाउ डज़ द फ्लाई नो व्हेन टू स्टॉप फीडिंग। यानी जब वो उस शुगर के ऊपर फीड करना स्टार्ट करती है फिर उसके बाद कैसे पता चलेगा कि अब उसकी जो है वो सैचुरेशन हो चुकी है या उसको अब शुगर्स लेना बंद कर देना चाहिए। विदाउट सम फीडबैक मैकेनिज्म द फ्लाई कुड कंटिन्यू टू कंज्यूम द शुगर सोल्यूशन अनटिल इट बर्स्ट। यानी ये अगर शुगर सोल्यूशन या शुगर्स को लेती जाएगी, टेकअप करती जाएगी अनटिल के उसकी बेली भर जाएगी और वो फट भी सकती है। तो किस तरीके से कौन से ऐसे स्टिमुलाई होंगे, कौन से ऐसे पैटर्न्स होंगे जिनके थ्रू उसको रोका जाएगा कि उसके अंदर सैचुरेशन हो चुकी है या उसको ख़त्म कर देना चाहिए फीडिंग का प्रोसेस। रिसेप्टर
रिसेप्टर्स इन द ब्लो फ्लाइज फोर गट, यानी उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का अपर पार्ट है उसके अंदर ही ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि उसको स्टॉप सिग्नल दे देते हैं. द फर्स्ट स्टॉप for the incoming food in the fly's digestive system send a message to the fly's brain when the foregut swells sufficiently. यानी जब उसकी जो है इंटेस्टाइन है वो भर जाती है, उसके फोरगट तक जो है वो सैचुरेशन हो जाती है फूड की, तो वहाँ से स्टिमुलाई जाते हैं उसके ब्रेन को और उसको ये प्रोसेस जो है उसको स्टॉप करने की इंडिकेशन दे दी जाती है. द मैसेज इज़ रिलेट टू द नर्व्स दैट कंट्रोल द फीडिंग रिस्पॉन्सेज हेल्टिंग फर्दर इनटेक ऑफ द शुगर सोल्यूशन. यानी फिर उसके बाद शुगर सोल्यूशन की इनटेक बंद कर दी जाती है जब फोरगट ब्रेन को मैसेज देती है और ब्रेन फिर उसको अल्टीमेटली उसके प्रोबॉसिस को या उसके टेस्ट रिसेप्टर्स को स्टॉप करवा देता है. Another example of how the nervous system regulates behavior concerns the control of aggressive behavior in rhesus monkeys. यानी एक और भी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि rhesus monkeys की स्टडी की गई और उनके अंदर देखा गया कि गुस्सीलापन या उनके अंदर जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको कैसे मैनेज और रेगुलेट किया जा सकता है. In one study, researchers identified the dominant male monkey in a group of 4 to 6 animals and then surgically implanting the electrodes into the monkey's brain regions involved in either eliciting or inhibiting the aggressive behavior. अब साइंटिस्ट ने क्या किया एक्सपेरिमेंट के, एक उनके पास ग्रुप था जिसमें 5 to 6 या 4 to 6 एनिमल्स थे और उनमें एक जो एनिमल मंकी था वो लीड कर रहा था, वो डोमिनेंट मेल था और उसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो कभी एग्रेसिव हो जाता है और कभी वो नॉर्मल हो जाता है. तो उसके अंदर इन पैटर्न्स को स्टडी किया गया और फिर उसमें एक्सपेरिमेंटली जो है उनके अंदर एक इम्प्लांटेशन की गई इलेक्ट्रोड्स की, जिसके ज़रिए से उसकी एग्रेसिवनेस को बढ़ाया भी जा सकता था और एग्रेसिवनेस को कंट्रोल भी किया जा सकता था. माइल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन टू द मंकीज ब्रेन प्रोड्यूस्ड आइदर अग्रेसिव और पैसिव बिहेवियर्स डिपेंडिंग ऑन विच इलेक्ट्रोड सेंड द मैसेज. अब उसमें ये कैपेबिलिटी थी इनके पास के किसी जो है तरीके से या किसी इलेक्ट्रोड को स्टिमुलेट करने से उसके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा हो जाता था और दूसरे इलेक्ट्रोड को प्रेस करने से या उसको स्टिमुलेट करने से उसकी एग्रेसिवनेस जो थी वो पैसिवनेस में कन्वर्ट हो जाती थी, यानी वो काम हो जाता था. द अदर मंकीज इन द ग्रुप ऑल्सो कुड बी ट्रेन्ड टू प्रेस द लीवर वेन एवर द डोमिनेंट मंकी बिकेम एग्रेसिव. तो उस ग्रुप में मौजूद जो बाकी मंकीज़ थे उस डोमिनेंट मंकी के गुस्से से बचने के लिए उनको भी सिखाया जा सकता है कि कौन से इलेक्ट्रोड को प्रेस करना है या कौन से लीवर को प्रेस करना है तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा. Pressing the lever sent the message to the brain of the dominant male that inhibited his aggression. तो इस एक्सपेरिमेंटल वे में ये इख्तियार कर लिया गया तरीका और उसके ज़रिए से ब्रेन के ऊपर बेसिकली देख लिया गया कि किस तरह से ब्रेन कंट्रोल करता है. यानी किसी ख़ास इलेक्ट्रोड को प्रेस करने से ब्रेन ने कमांड दी कि एग्रेसिव बिहेवियर शो करना है और दूसरे इलेक्ट्रोड को प्रेस करने से ब्रेन ने कमांड दी कि अब माइल्ड बिहेवियर या पैसिव बिहेवियर शो करना है. तो ये एक मॉडिफिकेशन थी ब्रेन के हवाले से. अब दूसरा जो हमारे पास इनकाउंटर करते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम को, जो कि इन्वॉल्व होता है मुख्तलिफ तरह के रिस्पॉन्सेज के अंदर और बिहेवियर को जो है वो मैनेज करता है. इन एनिमल्स द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ क्लोजली इंटर रिलेटेड विद द नर्वस सिस्टम. मैनी रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द हार्मोन्स. यानी इसमें यह है कि हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम कभी भी नर्वस सिस्टम से अलग नहीं होता, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जिसको हम होमियोस्टैसिस का सेंटर कहते हैं. वो बेसिकली कंट्रोलिंग सेंटर होता है और उसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड है जो कि फिज़िकली कनेक्टेड है ब्रेन के साथ. तो ये दो ऐसे रीजन्स हैं जिन्होंने बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करना है, एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करना है. सो हमारे पास जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग नहीं होगा. इन एडिशन द ब्रेन कम्युनिकेट्स विद द endocrine system via neurons, such as the connection between the hypothalamus and pituitary gland of vertebrates. Other endocrine glands like adrenal glands and gonads are located throughout the body of the organism. यानी इसके अलावा भी glands होते हैं जो पूरी बॉडी में scattered हैं, जैसे for example adrenal glands हैं या gonads हैं. Hormones, the products from the endocrine glands affect the behavior in two major ways. Hormones का अगर असर देखा जाए तो बॉडी के behavior को कंट्रोल करने के लिए hormones दो तरह से काम करते हैं. वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट एंड अदर इज़ एक्टिवेशनल इफेक्ट. ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट नाम से जाहिर है कि बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट होती है मुख्तलिफ ऑर्गन्स की, उसमें हार्मोन्स का क्या अमल दखल होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट. और एक्टिवेशनल इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स देना है, एक्शन क्या करना है, उसको हम एक्टिवेशनल इफेक्ट कहेंगे. तो पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट को. दिस इफेक्ट ऑफ हार्मोन अकर्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर सेक्स डिफरेंशिएशन. यानी डेवलपमेंट के दौरान में जब एक फ़ीमेल की बॉडी के अंदर या उसके ऑफस्प्रिंग की जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, उसके दौरान में ख़ास तौर पर सेक्स की डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स का बहुत अहम किरदार होता है. दीज इफेक्ट्स involve the presence of hormones and critical time period during which the developmental pathways for specific brain regions and developing gonadal tissues are influenced to become either male or female like. तो इसमें यह है कि
डेवलपमेंट के दौरान ही ऑफस्प्रिंग जो जिसमें फीटस की डेवलपमेंट हो रही है उसमें यह तय किया जाना कि वो आगे जाकर मेल में डेवलप होगा या फीमेल में डेवलप होगा, तकरीबन जो है वो मिड प्रेगनेंसी के दौरान में उनके अंदर ये पाथवेज तय कर लिए जाते हैं। और इसमें बेसिक रोल जो होता है वो नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम की इंटेलिजेंस का होता है। द मेजर इफेक्ट इज सच दैट एट अबाउट द मिडल ऑफ जेस्टेशन इन मोस्ट मेल मैमेलियन embryos, for example guinea pig or monkeys, the testes produce a surge of male hormone testosterone। यानी तकरीबन जो है वो गिनी पिग्स या मंकीज़ के अंदर जो प्रेगनेंसी चल रही है उनके मिडल पीरियड के दौरान या मिडल जो होता है जेस्टेशन का उसके दौरान में अगर तो वो मेल एम्ब्रियोज हैं तो उनके अंदर से एक हार्मोनल सर्ज यानी हार्मोन की बहुत बड़ी मिकदार निकलती है और वो पर्टिकुलर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जिसका काम क्या है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को पैदा करना या उनको एनहांस करना। तो इसमें यह है कि मेल मैमेलियन एम्ब्रियोज अगर डेवलप करें तो उनके अंदर से मेल हार्मोन सिक्रीट होंगे और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा उसके साथ साथ जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी गुनेड्स की डेवलपमेंट या जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं उनकी डेवलपमेंट जो है वो एनहांस हो जाती है और इस तरह से टेस्टोस्टेरोन की वजह से वो जो एम्ब्रियो है उसमें मेलनेस ज़्यादा आती है। दिस ऑर्गेनाइजेज बोथ अदर डेवलपिंग टिश्यूज़ एंड सर्टन रीजन्स ऑफ द ब्रेन। इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन सर्च यानी वो एम्ब्रियो जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलता है तो वो ऑपोजिट या रिवर्स उसकी सेक्स हो सकती है, फीमेल एम्ब्रियोज डेवलप। यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसकी डेवलपमेंट के दौरान टेस्टोस्टेरोन वहाँ पे नहीं रिलीज़ होता या उसकी मिकदार ज़्यादा नहीं होती तो ऑब्वियसली फ़ीमेल की डेवलपमेंट होगी। More female-like characteristics in terms of external anatomy and brain regions important for sex differences. Genes normally turn on the production and release of the testosterone in the tissues of the developing animal, but sometimes the testosterone comes from an external source. अब ये डिपेंड करता है, अगर तो फीमेल जो है जिसके यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट हो रही है बेबी की उसमें यह है कि अगर फ़र्ज़ करें नेचुरली ही वहाँ पे उसकी ब्रेन की ही इन्वॉल्वमेंट की वजह से और ब्रेन कमांड करने की वजह से टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है तो वो इंटरनल फैक्टर्स होंगे जिसके अंदर वो इन्वॉल्व होता है। टेस्टोस्टेरोन इंटरनली प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से वो मेल की डेवलपमेंट होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक्सटर्नल सोर्स के तौर पर भी टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इन कैटल अ फीमेल एम्ब्रियो इज़ मैस्कुलिनाइज्ड इफ़ हर ट्विन इज़ अ मेल फीटस। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर एक कैटल है किसी भी काऊ की, बफलो की, किसी की एग्जांपल ले लें तो उसमें ये देखते हैं कि अमूमन जो है उनके अंदर जो है वो मल्टीपल जो एम्ब्रियोज वो भी डेवलप कर रहे होते हैं। एक एम्ब्रियो नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा भी डेवलप कर सकते हैं। तो मे भी उसके अंदर जो है वो एक फीटस फीमेल एम्ब्रियो हो और एक मेल एम्ब्रियो हो तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या सिचुएशन हो सकती है, अ फीमेल एम्ब्रियो इज़ मैस्कुलिनाइज्ड इफ़ हर ट्विन इज़ अ मेल फीटस। अब उसकी बॉडी में जो मेल फीटस डेवलप कर रहा है उसके अंदर से टेस्टोस्टेरोन निकलता है और टेस्टोस्टेरोन बाय चांस बाय एक्सीडेंट जो है वो अपने साथ वाले एम्ब्रियो जो कि फीमेल होनी थी उसके अंदर भी शिफ्ट हो जाता है। अब फीमेल के पास भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर मैस्कुलिन कैरेक्टर्स यानी मेल कैरेक्टर्स डेवलप होना स्टार्ट कर देंगे। In cattle, a female embryo is masculinized if her twin is a male fetus. When his system turns on and releases testosterone during gestation, some of that hormone crosses over to affect the developing female. The result is a free martin. यानी वो जो फीमेल में डेवलप होने वाली थी नॉर्मली, लेकिन जब उसको टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा मिला तो उसमें मेल कैरेक्टर्स आना शुरू हो गए। वो क्या डेवलप करेगी? The result is a free martin, a sterile heifer that exhibits a number of male-like behavior patterns. In humans, some hormone treatments that used to be given to the pregnant women who were in the danger of losing their fetus resulted in masculinization of the female embryos because the hormones injected as the medical treatment were converted to and acted like testosterone within the embryo. Humans के अंदर भी ऐसे चांसेस बने हैं कि फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को सर्वाइव करने के लिए या फीटस को बचाने के लिए जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनके अंदर हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो जाए केमिकल, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो या तो टेस्टोस्टेरोन से मिलती जुलती हो या फिर उसको टेस्टोस्टेरोन के तौर पर परसीव किया जाए और हो सकता है कि उसके अंदर जो फीटस की डेवलपमेंट हो रही है वो फीमेल की होनी थी लेकिन उसके अंदर जो इंजेक्शन दिए गए हैं उसकी प्रेगनेंसी के रिटेन करने के लिए वो टेस्टोस्टेरोन या उसके मुशाबे मॉलिक्यूल्स के तौर पर एक्ट करता है और उसके अंदर मैस्कुलिनाइजेशन या मेल कैरेक्टर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब ये तो थे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट जिसमें हमने एग्जांपल्स के साथ देख लिया कि हार्मोन्स कितनी हद तक एक्ट कर सकते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इन सेक्स डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी सेक्स के अंदर क्या रोल होता है हार्मोन्स का और स्पेशली टेस्टोस्टेरोन का जो कि मेल और फीमेल कैरेक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जब ज़्यादा होगा तो मेल एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट होगी और अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम या ना होगा तो फीमेल एम्ब्रियोज डेवलप करेंगे। दूसरे इफ़ेक्ट्स होते हैं हार्मोन्स के दैट आर एक्टिवेशनल इफ़ेक्ट्स, यानी बेसिकली कोई
कोई भी स्टिमुलस आता है उसके अगेंस्ट ये कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे उनकी रिएक्शंस होते हैं। दे अकर व्हेन एन एक्सटर्नल स्टिमुलस ट्रिगर्स अ हार्मोनली मीडिएटेड रिस्पॉन्स बाय द ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी बाहर से स्टिमुलस आता है उसको कैसे कोप किया जाता है, उसको हार्मोन्स के थ्रू कैसे मीडिएट करने की कोशिश की जाती है। मैनी मेल फिशेस चेंज द कलर पैटर्न्स व्हेन देयर टेरिटरी बाउंड्री इज़ थ्रेटन्ड। यानी एक बिहेवियरल पैटर्न है कि फ़िश को जब भी बाहर कहीं से ख़तरा लाहक होता है, जब भी वो थ्रेटन होती हैं, उनकी टेरिटरी के अंदर, उनकी बाउंड्री के अंदर कोई आने की कोशिश करता है तो फ़ौरन अपने कलर पैटर्न्स जो हैं वो चेंज कर लेती है। ये उनका बिहेवियरल रिस्पॉन्स है कलर पैटर्न्स चेंज करने का। द कलर चेंज इज़ प्रील्यूड टू पोटेंशियली एग्रेसिव बिहेवियर टू डिफेंड द टेरिटरी। असल में कलर चेंज करने का मकसद क्या है कि वो अपने कलर्स इस तरह के अडेप्ट कर लेती हैं कि अपने आप को अग्रेसिव शो करें, अपने आप को गुस्सीला या डरावना शो करें ताकि अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर सकें आने वाले इंट्रूडर के मुकाबले में। Many animals including domestic cats, roosters and mice lose their aggressive fighting ability after castration। यानी इस एक और भी एग्जांपल हमारे पास है कि मुख्तलिफ एनिमल जिनमें कैट्स या रूस्टर्स या माइस इनकी देखें तो इनकी जो एग्रेसिव बिहेवियर्स हैं या जो इनकी फ़ाइटिंग एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है अगर इनके अंदर से गुनेड्स रिमूव कर दिया जाए, कैस्ट्रेशन कर दी जाए। द गुनेड्स आर द सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन विच स्टिमुलेट्स पर्टिकुलर ब्रेन रिसेप्टर्स टू प्रोड्यूस एग्रेशन। तो टेस्टोस्टेरॉन ही बेसिकली वो हार्मोन है जो कि एग्रेसिव बिहेवियर भी पैदा करता है। अगर गुनेड्स रिमूव कर दिए जाएँ ऑटोमेटिकली गुनेड्स के अंदर से ही टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरॉन को एक तरह से स्टॉप कर दिया जाएगा तो एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बिहेवियर जो है वो हार्मोन्स के थ्रू इस तरह से मीडिएट किए जाते हैं। दो इसके फैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्ट्स और एक्टिवेशनल इफ़ेक्ट्स।